नमस्कार। आज हम नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा की व्याख्या करेंगे। बादल को घिरते देखा नागार्जुन की एक सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। इस कविता में कवि ने वर्षाकालीन हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। कवि ने हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने हिमालय की उज्ज्वल चोटियों पर बादल को उमड़ते घुमड़ते देखा है। मानसरोवर में खिले हुए सुनहरे कमलों पर गिरी हुई मोतियों जैसी बूंदें अत्यंत सुंदर लग रही हैं और मानसरोवर के पास अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है। इन झीलों में कवि ने अनेक हंसों को तैरते हुए देखा है। कमलनाल ही हंसों का भोजन है। व्याख्या करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो प्रश्न करेंगे हम इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित बादल को घिरते देखा है से अवतरित है। इस कविता के रचयिता श्री नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं और घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले कवि हैं। उन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की हैं। तिब्बत की यात्रा के समय हिमालय पर्वत के अपार सौंदर्य को इन्होंने अत्यंत निकट से देखा है, जिसे इन्होंने इस कविता में बड़ी ही सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। तो अमल का अर्थ है स्वच्छ, धवल का अर्थ है बर्फ से ढका हुआ पर्वत स्वच्छ सफ़ेद, और गिरी का अर्थ है पहाड़, शिखर का अर्थ है चोटी, तुहिन कण ओस की बूंदे स्वर्णिम सुनहरी। तो कवि का कथन है, नागार्जुन जी कहते हैं कि उन्होंने स्वच्छ और उज्ज्वल हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों पर मंडराते हुए काले काले बादल अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और दूसरी ओर मानसरोवर में खिले हुए कमलों पर ओस के बिंदु भी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वतों पर घिरे हुए बादल एवं कमल दल पर पड़ी हुई ओस की बूंदें अत्यंत मनोरम दिखाई देते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि तो यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कि हिमालय पर्वत के समतल मैदानों और तलहटियों में छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। उन झीलों में उनके श्यामल नील सलील में उन झीलों में श्याम वर्ण का नील सलील का अर्थ होता है जल, स्वच्छ जल भरा हुआ है। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल वर्षा ऋतु की गर्मी में व्याकुल होकर असंख्य हंस वहां पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, और उन झीलों में तिक्त मधुर विष तंतु, तिक्त का अर्थ है तीखे, और विष तंतु विष मतलब जहरीले तंतु होते हैं। वैसे यहाँ पर कमलनाल में जो बीच में जो तंतु पाए जाते हैं उनके लिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया है। उन झीलों में इधर उधर तैरते हुए कमल के तीखे नालों को खोजते हुए मैंने वहाँ पर अनेक बार हंसों को देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि के अनुसार कमलनाल ही हंसों का प्रिय भोजन है। अतः कवि ने हिमालय पर्वत पर बादलों को घिरते और झीलों में हंसों को तैरते हुए देखा है। तो यहाँ पर कवि ने हिमालय पर्वत की प्राकृतिक छटा का अत्यंत मनोहर व सजीव चित्रण किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार व अनुप्रास अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग किया है, और भाषा है वो जो कोमलकांत पदावली का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंभी कैलाश शिरस पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी ने कालिदास की रचना मेघदूत के बारे में वर्णन करते हुए बोला है कि जाने दो वह तो कवि कल्पित था, कि जो कालिदास की जो मेघदूत रचना है वो कवि की कल्पना थी, किंतु लेकिन मैं कल्पना में विश्वास नहीं रखता। मैंने तो भयंकर सर्दी में
मैंने तो भीषण जाड़ों में, भीषण जाड़ों मतलब सर्दी, मैंने तो भयंकर सर्दी में आकाश को छूने वाले हिमालय पर्वत की चोटी पर विशाल आकृति वाले बादलों को तूफान के साथ गरजते हुए और भिड़ते हुए देखा है। मैंने बादलों को हिमालय पर्वत की गगनचुंबी चोटियों पर उमड़ते हुए भी देखा है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह कालिदास की भांति बादल को दूत बनाकर, जैसे कालिदास ने अपनी रचना लिखी थी एक मेघदूत, और मेघदूत में था कि यक्ष को निकाल दिया गया था अलका नगरी से, और कुबेर ने उसको वहां से निकाला था। तो वह अपनी प्रेमिका से जब दूर होता है यक्ष, तो वह है मेघ को दूत बनाकर वहां पर भेजता है। तो कहता है कि कालिदास की भांति मैंने बादल को दूत बनाकर यक्ष की पत्नी को ठगने जैसा काम नहीं करना चाहता, न ही यथार्थ की भूमि को छोड़कर कल्पना के पंख लगाना चाहता। क्योंकि प्रगतिवादी चेतना के कवि थे, वो यथार्थवादी कवि थे भाई, वो कल्पना में विश्वास नहीं रखते थे और जो सच्चाई थी वही वो प्रस्तुत करते थे। अपितु वह तो हिमालय को साक्षात रूप में देखकर उसके सौंदर्य का वर्णन करना चाहता है। तो यहाँ पर नागार्जुन ने कल्पना की अपेक्षा यथार्थ वर्णन में अधिक विश्वास व्यक्त किया है और संपूर्ण पद्यांश में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। सत सत निर्जन निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों में शोणित छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवल्ले लटकाएं, सतदल लाल कमल वेणी। तो कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की तलहटी में देवदारू वृक्षों का घना जंगल है, जिसमें अनेक छोटे बड़े झरने निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। वहाँ के मूल निवासी किन्नर किन्नरियाँ इस जंगल में लाल व सफ़ेद पत्तों की झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ये लाल रंग बिरंगे फूलों से अपने बालों को सजाते हैं। उनके गले में इंद्रनील की माला सुशोभित हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कानों में कुवल्ले भी धारण किया हुआ है। उन्होंने सैकड़ों पत्तियों वाले लाल कमलों को अपनी वेणी में सजाया हुआ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय पर्वत की घाटियों में रहने वाले सब किन्नर किन्नरियाँ प्राकृतिक ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति उपादान ही उनके श्रृंगार का साधन है। तो ये कविता थोड़ी सी लंबी है, तो हम इसका आधा भाग बाद में करेंगे। थैंक यू।